हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा जिसमें आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ये सारा पार्ट कवर कर लिया था। इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो आपने थियोरेटिकली कवर कर लिया था। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक आपने इलस्ट्रेशन भी कवर कर लिया था। अब देखिए बाकी जो पार्ट बचा है वो आज की वीडियो में देख रहे हैं और एंड हो जाएगा सारा का सारा पार्ट। तो कुछ हमें फॉर्मेट देखने जैसे प्रपोज के, प्रोविजन फॉर टैक्स के, ठीक है। और मैं बोलूँ तो मशीनरी या फिक्स एसेट से रिलेटेड, उसके साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनता है, ताकि आपको जो मैं अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इलस्ट्रेशन कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए मैं कोई बड़ा इलस्ट्रेशन नहीं करा रहा क्योंकि यहाँ पे जनरली आपके थ्योरेटिकली आते हैं या पास्ट ईयर के जो भी अटैम्प्ट देखोगे तो आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। या तो आपको असर्शन रीजनिंग का पार्ट आ जाता है या आपसे पूछता है कि कैश फ्लो जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। डेटर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, BR डिक्रीज़ हो रहा है, ट्रेड पेबल का पार्ट भी दे देगा आपको, यानी करंट लायबिलिटी भी दे देगा, कोई ना कोई इंक्रीज डिक्रीज बता देगा और आपको बताना है कि कैश फ्लो किससे इंक्रीज हो रहा है, 4 में से एक ऑप्शन। इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। या आपसे पूछेगा कि इसकी कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, तो इसलिए ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं आता। ये किस AS से रिलेटेड है तो AS थर्ड से रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर पार्ट आपको रिप्लाई या आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थ्योरेटिकल कुछ पार्ट और बचा हुआ है, जैसे एक्स्ट्रा कुछ आइटम्स से जो मेरे को थ्योरेटिकली कवर कराने थे तो वो कवर कराऊंगा, और इसकी इंपॉर्टेंस का पार्ट और इसकी लिमिटेशन और इसका डिफरेंस। अब आपको लग रहा है ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, 1 आवर में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड की जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ये करंट लाइबिलिटी है। और जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसको भी जनरली हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म बोरिंग के हिसाब से, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं यानी करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा देते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स आप क्या करते हो, करंट लायबिलिटी के फॉर्म में मानते हो। तो आपको पता है कि वो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस दिखाएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस कैरेट डाउन दिखाएगा। ये भी क्रेडिट या बैलेंस याद रखना, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा और डेबिट का कम, तो आपका ये जो बैलेंस यहीं शो होगा। तो प्रपोज डिविडेंड का भी सेम होता है, प्रोविजन का भी सेम होता है। अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो उतना ही पे हो जाता है, मतलब ओपनिंग पे हो जाता है और क्लोजिंग PNL में चले जाता है, ठीक है। आपको पता है कि ये एक एप्रोप्रिएशन अलोकेशन का पार्ट है, टैक्स एक तरीके से मान लो कि चार्ज का पार्ट है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आप जनरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक पहुंचते हो, जो कि आपने ऑपरेटिंग में देखा। तो आपने क्या करा, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है उसमें आपने ये सारा एडजस्टमेंट कर लिया था, मतलब जो भी डिविडेंड PNL से चार्ज था वो वापस आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स जो PNL से चार्ज था आपने ऐड कर दिया। अब आपका क्या होता है, जब भी बड़ा क्वेश्चन आप देखते थे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, 12th में, जहाँ पे भी आपने किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर ये लिखा होता था कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग देयर, मेड मतलब आपने PNL से चार्ज किया, प्रपोज डिविडेंड मेड ऐसे बोलता या प्रोवाइड बोलता तो आपने PNL से चार्ज किया। तो अगर आपको बाय बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस दे रखा है और PNL का स्पेसिफिक पार्ट दे रखा है तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। और अगर आपको कुछ ना बोले तो प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या होता है, ओपनिंग पे हो जाता है, क्योंकि ये पिछले साल का टू बैलेंस कैरिड डाउन था, मतलब क्लोजिंग था। तो ये मान के चलते हैं कि इस साल ये पे हो जाएगा। टैक्स में भी ये होता है, इस साल पे हो जाएगा। और जो इस साल का क्लोजिंग है ये मान के चला होगा कि इस साल PNL में इतना बनाया है, तो पूरा का पूरा बनाया, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर आपको पेमेंट बोल दे तो ये निकल के आ जाएगा, स्पेसिफिकली आपको PNL बोल दे तो ये निकल के आ जाएगा। जब भी आपको बोलेगा प्रोविजन मेड, मतलब क्या होता है PNL से, और जब भी आता है आपको पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स पेड या टैक्स पेड लिखा होगा, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड टू पेड। अगर टैक्स के लिए बोल रखा है तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। तो यही फॉर्मेट है जो आपको दे रखा है, ठीक। तो ये मैंने आपको पहले भी फंड फ्लो में बताया था, लेकिन मैनुअली बताया था, लेकिन अब आपको फॉर्मेट के थ्रू पता चल गया। तो देखिए कुछ चीज़ ज़रूरी नहीं कि हम सारे पार्ट में एक ही जगह बता दें। आपको क्या होता है कि समझने के लिए थोड़ा सा कैश फ्लो में, थोड़ा सा फंड फ्लो में समझना पड़ता है। अब देखिए आपको पता है कि वो वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कैश फ्लो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग या इंटरमीडिएट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काम आता है, और ये जो है कैश फ्लो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग या कैश प्लानिंग के काम में आता है। तो ये भी याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपको। फिर आपको बोल रहा है कि जो फिक्स एसेट अकाउंट है वो जनरली 2 मेथड से बनता है। आपने ये बहुत बार किया है लेकिन लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन वैसे ही कवर हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से करोगे तो इसका मतलब क्या है, आप डेप्रीशिएशन हर साल ऐसे मान के चलो एसेट से चार्ज कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। तो आपकी जो वैल्यू दिखा रही है वो बुक वैल्यू भी दिखा रही है। तो जो आपको फिक्स रेट पता है कि एक तरीके से आपकी एसेट होती है तो उसका बैलेंस डेबिट ही होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिखेगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये रहा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपको दिख जाएगा, ठीक है।
अब देखिए जनरली आप क्या करते हो, जब भी फिक्स रेट की बात करते हो तो साल के दौरान आपको पता है कि अगर रिप्लेसमेंट करना है, पुरानी हो गई तो उसको बेचोगे। पर आपको पता है कि डेप्रिसिएशन भी ईयरली चार्ज करते हो, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स सेट ये हो गया। बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स सेट। अब जब बेचोगे तो आपको पता है कि उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक, अब जो बैलेंस है वो WDV पे ही मेंटेन है। आपको पता है कि 9 मंथ बाद आपने बेच दिया तो 9 मंथ का पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो, याद रखना। फिर वो डेप्रिसिएशन हटाओ तो आपकी आएगी बुक वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें से ये जो बेचने का पार्ट हटा दिया। अगर ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट है जो कि 2 PNL आएगा, और कम आ रहा है तो लॉस है। और जब भी आप बैंक, लॉस और डेप्रिसिएशन टोटल करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कॉस्ट जनरली क्या थी। ऐसे भी पता चल जाता है। ठीक है, ये आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो बेचा है, आपको जो लॉस हुआ है, उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो टोटल पार्ट होके वो मशीन का पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए बोला डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट सोल्ड, या ये बोल रहा है करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फिक्स्ड एसेट। तो ये तो वो वाला डेप्रिसिएशन है जो मशीन बेच दी या जो फिक्स्ड एसेट बेच दी, और ये वो डेप्रिसिएशन है जो अभी भी बुक्स में आपको बैलेंस शीट में दिखा रही है, यानी आपको अभी भी उसका बैलेंस दिखा रहा है। फिर आपने जो खरीदी उसकी एंट्री हो जाएगी फिक्स रेट टू बैंक। ये मोस्टली आपने 95% केसेस में जब भी किया है तो बैलेंसिंग फिगर से निकल जाता है, क्योंकि आपको क्या होता है, बैलेंस शीट का पार्ट दिया होता है जनरली जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू पे नहीं कर रहे, कॉस्ट बेसिस पे कर रहे हो, ये दे रखा है, 1 मिनट इसको सही कर देता हूँ, ये हो गया सही। अब आप देख रहे हो कि ये जनरली जो आपको दे रखा है, इसको थोड़ा कर दिया इधर। अब आप देखो ये बोल रहा है कि फिक्स असेट एट कॉस्ट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज़ बीन सेपरेटली मेंटेन्ड। तो इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो फिक्स असेट बनता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, और एक आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बनता है। अब आपको देखिए यहाँ पे टोटल में पूरा दिख नहीं रहा क्योंकि स्क्रीन की लिमिटेशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए टू बैलेंस है, इसको कॉस्ट पे लिखना है। किस पे लिखना है? कॉस्ट पे। और बाय बैलेंस किस पे लिखना है? कॉस्ट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर साल जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे उसकी एंट्री क्या करते थे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसको पीएनएल में डाल देते थे, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो आप डायरेक्ट एंट्री भी बोल सकते हो, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कट गया तो एंट्री क्या हुई, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, याद रखना। ठीक है, तो जब भी आप फिक्स रेट का पार्ट देखते हो तो टू बैलेंस, बाय बैलेंस। अब देखिए बाय बैंक सेम दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ गया? देखिए जब भी आप प्रोविजन बनाते हो तो आपको पता है कि फिक्स सेट से रिलेटेड जो पार्ट है वो कॉस्ट पे दिखेगा। तो जो भी डेप्रिसिएशन है वो किससे चार्ज होता है? इससे। देखिए दिख रहा है पीएनएल टू प्रोविजन। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो एक तरीके से माइनस होता है फिक्स रेट में से, तो वो एक तरीके से लाइबिलिटी के फॉर्म में। लाइबिलिटी के फॉर्म में तो बाय बैलेंस और टू बैलेंस, जैसे प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स दिखता है। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ये बोल रहा है कि जब भी आपकी फिक्स सेट या तो स्क्रैप हो जाएगी, यानी कहने का मतलब उसकी वैल्यू निल हो जाएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, जितना भी डेप्रिसिएशन उस पर इकट्ठा किया गया है उसको उलट दो, उसको रिवर्स कर दो, इन्वर्स कर दो, उसको क्या कर दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो भी आपने क्रिएट करा हुआ है, क्योंकि आपको पता है क्रिएट होता है। क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब भी वो एसेट बिकेगी, ठीक है, तो उतने से उसकी वैल्यू कम कर दी जाएगी। तो आपने फिक्स एसेट की वैल्यू क्या कर दी, जो कॉस्ट पे थी उतने से कम कर दी। जैसे ही आपने कम करी अब वो किस पे आ गई, बुक वैल्यू पे आ गई, मतलब वही रिटर्न डाउन वैल्यू पे आ गई। तो जो भी पर्टिकुलर मशीन या फिक्स आप बेच देते हो उतने से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का यूज़ कर लेते हो और फिक्स एसेट को ख़त्म कर लेते हो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट जैसे ही यहाँ पे आया तो ये सारा का सारा जो कॉस्ट पे मेंटेन था उसका सारा पार्ट जो भी बेचा है वो एक साथ आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जो बाकी एसेट बची उसका डेप्रिसिएशन वो तो यहीं लगेगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे जनरली जो आएगा वो बेचने से रिलेटेड आएगा, जो फिक्स रेट बेची है उसका जो भी टोटल डेप्रिसिएशन है वो। तो आप बाय बैंक कर दिया, जो बेची एसेट उससे जो लॉस हुआ तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट हुआ तो टू पीएनएल, ऐसे दिखा दोगे, या बाय लॉस ऑन सेल टू प्रॉफिट ऑन सेल, और उसको बाद में पीएनएल में चार्ज कर लेना। ठीक, तो जो डिफरेंस है जनरली वो टू बैंक की आता है कि आपने एडिशनल फिक्स रेट खरीदी है। अब इन्वेस्टमेंट का केस होता है, इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है। इन्वेस्टमेंट में जब आप देखोगे तो देखिए डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है, लेकिन सिमिलर पार्ट फिक्स रेट की तरह है थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि ये भी डेबिट होती है, तो टू बैलेंस और बाय बैलेंस आ गया। अब आपने खरीदा तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक आ गया, अब आपने बेचा तो बाय बैंक आ गया। अब आपने क्या करा, प्रॉफिट या लॉस पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा तो देखिए टू प्रॉफिट ऑन सेल, और लॉस पे बेचा तो बाय लॉस ऑन सेल। देखिए एंट्री भी क्या है, ये सारे के सारे आपके वही है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, या हम बोल सकते हैं गोल्डन रूल से रिलेटेड है। तो आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, लॉस ऑन सेल टू इन्वेस्टमेंट, फिर पीएनएल टू लॉस,
तो डायरेक्ट आप बाय पीएनएल भी यहाँ पे दिखा सकते हो और ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल बोल सकते हो, क्योंकि एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट है। अब देखिए इसका इलस्ट्रेशन आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। ये बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 31 मार्च 14 और 31 मार्च 15 का डेटा दे रखा है। ठीक, तो ये प्रीवियस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ जिससे पूरा आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। हाँ, अब आपको दिख रहा है पूरा। या मशीनरी दे रखी है। अब देखिए किस पे दे रखी है, कॉस्ट पे। ये आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का पार्ट आपको दे रखा है। अब याद रखना कि इसके नीचे इन्फॉर्मेशन तो इनसे रिलेटेड दी हुई होगी कि हमने कोई मशीन बेच दी जिस पे एक्यूमुलेट अब तक का इतना डेप्रिसिएशन इकट्ठा होते हुए आया और उसकी कॉस्ट ये थी, ये तो दे देगा जनरली। लेकिन ये याद रखना कि अगर आप इसको WDV पे दिखाना चाहते हो, यानी आप सिंगल अकाउंट बनाना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से 1 लाख लेस करके 4 लाख पे दिखाना पड़ेगा टू बैलेंस। कितने पे, 4 लाख पे। और ये 550 से 120 जाते हैं तो कितने होते हैं, 430, यानी 4 लाख 30। तो आपको टू बैलेंस 4 लाख और बाय बैलेंस 430 दिखाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में, याद रखना। लेकिन आपको ये पता है कि जब भी एक्यूमुलेट बना होता है तो साल का डेप्रीशिएशन, उस एक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन जिसको मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के फॉर्मेट में आपको बताया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपको बाय बैलेंस 1 लाख और टू बैलेंस 120 लिख के कितनी मशीन जो बेची है उसका एक्यूमुलेट कितना है वो उलटना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, जिससे आपका साल का डेप्रीशिएशन निकल के आएगा, तो वो आपके काम आएगा। तो इसलिए हमने जनरली क्या है, सेकंड पार्ट की तरह इसका बनाया है। सेकंड पार्ट का मतलब जो अभी आपने ये देखा, ये दिख रहा है प्रोविजन, और ये मतलब कॉस्ट के बेसिस पे हमने बनाया है। ठीक, चाहे मैं इसको WDV के बेसिस पे भी आपको उसी वक्त करके दिखा दूंगा, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पेटेंट का पार्ट दे रखा है 2 लाख और 1,20,000 का पार्ट दे रखा है। ठीक, अगर मुझे कुछ नहीं देता तो मैं तो यही मान के चलता कि ये रिटर्न ऑफ हुआ है। ठीक, या ये मान के चल देता बेचा है। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप इंटेंजिबल के पार्ट में देखते हो तो हम रिटर्न ऑफ मानते हैं। जैसे अगर मैं गुडविल का बोलूँ तो क्या है, 50,000 रिटर्न ऑफ हुआ है, तो इसका मतलब ये पीएनएल टू गुडविल है। अब आपको पता है कि जितने भी मैंने अमोर्टाइजेशन या इंटेंजिबल एसेट को रिटर्न ऑफ से रिलेटेड पार्ट बताया, मतलब फिक्टिशियस एसेट से रिलेटेड पार्ट बताया, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट को राइट ऑफ करने से रिलेटेड पार्ट बताया, वो सारे के सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आते हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट हो जाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता था, उसके नीचे क्या करते थे, ऐड और लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो भी आपके टू साइड के पीएनएल के होते थे जिनको आपको क्या है नहीं लेना चाहिए था, वो आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जो भी बाई साइड के आइटम है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग जो भी है, वो आपने क्या कर दिए, जो ऐड थे उसको लेस कर दिए, रिवर्स कर देते हो, जिससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे मतलब ही नहीं है, इन्वेस्टिंग बनाना है हमें। अब इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है। अब सबसे पहले सही तरीका क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कीजिए। तो आपने ये पूरा, आप ये पहले पूरा पढ़ लीजिए। देखिए मैंने तो देख लिया है, तो मैं तो आपको डायरेक्ट बताऊंगा, पहले मशीन का बता रहा हूँ। ये बोल रहा है साल के दौरान जो मशीन थी वो 50,000 की कॉस्टिंग की थी, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25 था। कितने बेचा, 20। अब देखिए बोल रहा है 50 की कॉस्टिंग की मशीन, उस पर अब तक 25 जमा था, तो WDV कितनी बची, 25। बाकी बची यार रखना, 50 में से 25 गए। अगर मान लो यार 26 लिखा था तो 50 में से 26 गए तो 24 बचता। 24 की चीज़ अगर 20 में बेच रहे तो 4 का लॉस हो रहा है, ऐसे बोलता। लेकिन यहाँ पे यार रखना ये 25 दे रखा है, तो 50 में से 25 गए तो WDV बची 25 और बेचा कितने में, 20 में, तो लॉस कितना हुआ, 5,000 का लॉस हुआ है। तो बाय बैंक आएगा 20, बाय पीएनएल या बाय लॉस आएगा 5,000। और अगर आपने कॉस्ट पे मेंटेन किया है तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 25। तो आप देख लेना टोटल मिला के आपकी कॉस्ट का 50 पार्ट बाय साइड में ख़त्म, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। ये टू बैलेंस, ये बाय बैलेंस, ये बाय बैलेंस और ये टू बैलेंस, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेट है, ये क्रेडिट का पार्ट होता है। तो ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बन रहा है सिर्फ, तो ये हम देखेंगे। पर पहले क्या कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट का पार्ट देख रहे हैं। अब मशीनरी अकाउंट में आपको दिख रहा होगा ये टू बैलेंस और ये बाय बैलेंस दिख रहा है, तो कॉस्ट पे लिया है, किस पे लिया है, कॉस्ट पे। तो इसका अलग से एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया हुआ है, तो आप देख लेना। बाय साइड में आपको दिख रहा होगा 1 लाख जो कि ओपनिंग से रिलेटेड है, और जो बाय बैलेंस था एसेट में उससे रिलेटेड ये 120 है टू बैलेंस, जो कि माइनस होता है, आपको पता है। अब देखिए आपको ये मैंने बताया कि जो 50,000 की कॉस्टिंग की एसेट थी उस पर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 25 था, तो देखिए ये रहा। तो जो भी मशीन बेची है उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेट, जमा, ठीक है, कितना जमा है, कितना संचित है, कितना इकट्ठा है, तो वो हमने कम कर दिया। जैसे ही कम करा तो देखिए 145,
उसमें से 1 लाख गए तो 45,000 हमें डेप्रिसिएशन आ गया। अब मैंने बोला आप बाय डेप्रिसिएशन भी कर सकते हो या डायरेक्ट बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या बाय पीएनएल जैसे आप बोलते हो नॉर्मल टर्म में, तो पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक, अब आपको पता है कि आपको सिर्फ यही दिखाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी ऊपर, आपको साल का डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो। तो देखिए आपने दिखा दिया, आपने बेचा कितने में था उसको, 20 में, तो आपको ये पता है कि 50 में 25 गए, 25 की चीज़ 20 में बेची तो 5,000 का लॉस, तो ये तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। अब आपने ये सारा टोटल कर दिया 6 लाख, 6 में से 5 गए तो 1 लाख। मैंने बताया था 95% केसेस में आपका क्या है, जनरली यही निकल के आता है। तो इसका मतलब आपने ये खरीदा है। अब ये खरीदा है, अब इन्वेस्टिंग में याद रखना जब भी हम बड़े क्वेश्चन करते हैं तो पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बनाते थे। तो हम कैसे सिखाते हैं स्टूडेंट को, तो हम क्या बोलते हैं, जो भी आपका पीएनएल से रिलेटेड आइटम है वो आप इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल दीजिए। मतलब ये लॉस का पार्ट और डेप्रिसिएशन का पार्ट। आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन तो ये वाला जो पीएनएल से लिंक है, यानी साल के दौरान का है, करंट ईयर का है 45, और ये तो आप क्या करोगे, वो ऐड कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान के, एक तो ये और एक वो डेप्रिसिएशन। फिर इन्वेस्टिंग में आओगे तो क्या बोलोगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस में, क्योंकि इससे इनफ्लो हो रहा है, इससे आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो आप देख सकते हो कहाँ गया ये, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गलती से इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, कहाँ गया मशीनरी, ये रहा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 20,000। फिर देखिए कैश पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ये 1 लाख का पार्ट आपका माइनस का हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट कराया नहीं है, ठीक, तो एक पार्ट तो आपका ये कवर हो गया। अब आप बोलोगे सर इसी को आप क्या WDV से करके दिखाओ, टाइम हमारे पास बहुत है, ठीक है हम पढ़ लेंगे चाहे वीडियो लेंथी हो जाए, लेकिन हमें क्या करो कि WDV मेथड से कराइए। तो WDV मेथड से क्या होगा, आप देखना 5 लाख था, ठीक, और इधर देखिए आपको कितना दिख रहा है, 1 लाख बैलेंस दिख रहा है बाय बैलेंस, और 120 आपका क्लोजिंग दिख रहा है, दिख गया आपको प्रोविजन का। तो आपको क्या करना है, 5 लाख में से 1 लाख लेस करना है, यहाँ पे सीधा आपको बुक वैल्यू पे दिखाना है 4 लाख, ऐसे कर दीजिए, और इसको दिखाइए 4,30,000 पे, किस पे दिखाइए, और आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो क्या है रफली लिख रहा हूँ, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये हो गया। अब देखिए आपने जैसे ही बाय बैंक करा 20, आपको पता था ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लाइन दे रखी थी, आपको बोल रखा था कि 50 का जो पार्ट है उस पर 25 एक्यूमुलेट है। तो देखिए आपको प्रोविज़न अकाउंट तो बनाना पड़ेगा साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो आपने प्रोविज़न बना के साल का डेप्रिसिएशन आपका कितना निकला था 45, ठीक है। तो इस चीज़ को इग्नोर मारिए, ये मान के चलिए कि ये है ही नहीं, ये मान के चलिए ये है ही नहीं। बाय बैंक आपने लिख दिया, बाय लॉस आपने लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि बाकी जो बैलेंस था वो 25 का बचा था और 25 की चीज़ 20 में बेची थी, तो आपने ये लिखा, ये लिखा और ये 430 लिखा, ठीक है। इसका चाहे आप टोटल करके देख लेना, 430 प्लस 20 450 और ये 5 455 होगा अभी। पर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक और पार्ट दिखाना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन साल का, क्योंकि आप इसको बुक वैल्यू पे मेंटेन कर रहे हो। तो हर साल जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट, यानी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ये होती है। तो आपको कितना दिखाना पड़ेगा, वो 45 जो साल का है, तो एक बार 45 दिखा लीजिए, तो आप करके देख लेना। 430 प्लस आपको पता है कि 20,000 का बाय बैंक, 5,000 का लॉस, और ये 45,000 का आपका क्या है डेप्रिसिएशन साल का, तो 5 लाख आएगा, याद रखना 455 प्लस 45 5 लाख। 5 लाख में से 4 लाख गए तो देखिए कितना है 1 लाख। तो आपका सेम ही पार्ट हुआ, जितना आपका लॉस था, जितना आपका डेप्रिसिएशन था वो आपने पीएनएल से चार्ज किया, जितना आपने बेचा वो आपने इन्वेस्टमेंट में दिखाया, जितना आपने खरीदा वो आपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखा दिया। इस तरीके से आप WDV बेसिस पे बना सकते हो, ठीक। अब आपको दे रखा है 40%, या पहले पेटेंट का दे रखा है, पेटेंट में क्या बोल रखा है, पेटेंट आपने 60,000 तक के रिटर्न ऑफ कर दिए, और कुछ पेटेंट आपने 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिए। तो देखिए जब भी आपको नहीं आता तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेजर ज़रूर बनाइए, मतलब जो नीचे अकाउंट है, तो पेटेंट का अकाउंट बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बना हुआ है नहीं बना हुआ पता नहीं मुझे, देखिए बना हुआ है अच्छी बात है, नहीं बना होता तो मुझे बना के बताना पड़ता। यहाँ देखिए बैलेंस आपको 2 लाख दे रखा था और बाय बैलेंस 120 दे रखा था, ये बोल रहा है 60 का रिटर्न ऑफ कर दिया, जो लाइन है वही बोल के बता रहा हूँ। और बोल रहा है कि फिर जो कुछ पेटेंट थे वो आपने 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिए, तो आपने 2 प्रॉफिट लिख दिया। तो बाकी जो डिफरेंस है वो बाय बैंक आएगा कि भाई जो हमने प्रॉफिट पे बेचा है वो कितने में बेचा, 30 में। इसका मतलब ये 20 का होगा पेटेंट, क्योंकि 20 का 30 में बेचोगे तभी तो 10,000 प्रॉफिट में आएगा। तो आपका डायरेक्ट निकल के आ गया कि आपने कितनी सेल वैल्यू में दिखाया है, तो आपने 30,000 का दिखाया है।
तो देखिए सेल ऑफ पेटेंट आपको पता है इंटेंजिबल एसेट भी आती है इन्वेस्टमेंट में, वो आ गया। और जो ये P&L रिटर्न ऑफ है ये आपका ऑपरेटिंग में आ गया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। और जो ये पार्ट है ये जैसे ऐड होता है और ये प्रॉफिट है, तो ये क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स जो भी होती है या लॉस जो भी होता है वो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में एडजस्ट होता है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट है, ये लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें लेना क्या है, सिर्फ ये प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। हमने खरीदा नहीं है तो खरीदने का कोई पार्ट उसमें दिख ही नहीं रहा, तो आपको पता है ये हो गया, ये हो गया। अब बचा आपका कौन सा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फिर सिंपल बेसिक पार्ट बचा और आपका ख़त्म। अब देखिए, आप देखना कि यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पेटेंट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट का आपको दे रखा है और गुडविल का कुछ भी नहीं दे रखा, नीचे तक पढ़ के देख लेना। तो गुडविल का मैं आपको बता देता हूँ, गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुकी है क्योंकि 150 से 1 लाख है। अगर बढ़ जाती तो आप क्या मान के चलते, खरीदिए, और खरीदिए तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आप नेगेटिव में दिखा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम हुई है, कम का मतलब क्या एंट्री हुई है, P&L टू गुडविल। आप अकाउंट बनाइए, टू बैलेंस बाई बैलेंस लिखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि बाई साइड में कम आ रहा होगा, तो आपको बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L कर देना है, यानी राइट ऑफ कर देना है, ठीक। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 40% इन्वेस्टमेंट जो बिगिनिंग में हेल्ड थे वो 10% प्रॉफिट पे बेचे, तो सिंपल पार्ट है 250 जो बिगिनिंग में, उसका 40% कितना होता है, 1 लाख की कॉस्ट। 1 लाख की कॉस्ट की चीज़ 10% प्रॉफिट पे, तो 1,10,000 में बेचे और 10,000 का प्रॉफिट टू साइड में आ जाएगा, बस सिंपल। तो जो डिफरेंस है वो अपने आप आपका टू बैंक या बाय बैंक आ जाएगा। तो आप देखिए 250 आया, बाय बैलेंस में कितना आया, 5 लाख आया। 250 का जो 1 लाख था यानी 40%, वो आपने 10% प्रॉफिट जोड़ के, मतलब 1,10,000 में, तो जो 10% प्रॉफिट है वो कितना निकला, 10,000। देखिए बाय बैंक टू प्रॉफिट, तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा 3,50,000। आपका यहाँ पे भी आ सकता है बाय बैंक कभी कभी, तो याद रखना कि आपने उतने में बेचा है जितने की कॉस्ट है, क्योंकि आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हो। पर मोस्टली आपका यही आता है, आपको बताया जो मैंने बताया, चाहे मैंने मशीनरी में बताया चाहे मैंने इन्वेस्टमेंट में बताया। तो देखिए ये लिखा आपने और एक ये लिखा, किसमें, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो 1,10,000 का इनफ्लो और 350 का आउटफ्लो, और जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही ऐड है और ये नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है इसलिए। तो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेल 1,10,000 और परचेज 350, तो ये सारा पार्ट आपका हो चुका है, ठीक। अब बचा क्या, सिर्फ ये। तो इसके लिए तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे लाइन दे रखी है कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ 25,500 का, डिविडेंड रिसीव हुआ 8,500 का, और रेंट रिसीव हुआ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट से लिंक है, डिविडेंड क्या है, इन्वेस्टमेंट, और रेंट के लिए कुछ ना बोले तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट ही मानते हैं। तो देखिए ये तीनों के तीनों पार्ट ऐड हो गए और आपका ये निकल के आ गया। तो कितना सिंपल था, और ये आपका फिर क्या हो जाएगा, मेन फॉर्मेट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें चले आएगा, ठीक है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बस क्या एक आइडिया हो जाए कि कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का पार्ट, तो वो आपको आ जाना चाहिए। अब इसी तरीके से आपको ये दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट इलस्ट्रेशन है, फिर थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर्स दे रखा है आपको, यही 31 मार्च 14, 15 दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10 से कितना 16। अगर कुछ ना बोले तो मैं तो ये मान के चलूँगा कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट है, मतलब 6 लाख का। तो आप बोल सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है एडिशनल, अगर मैं पढ़ूँ, मुझे पहले से पता रहता तो फिर मैं क्या बोलता कि ये पार्ट आएगा, तो वो तो हम देख लेंगे। लेकिन अभी जब आपको कुछ नहीं पता, आप ऊपर देख रहे हो, नॉर्मली एक तरीके से कंसीडर कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या देख रहे हो, हाँ यार 6 लाख हो गया, तो इसका मतलब क्या है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल पार्ट हो गया होगा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, इनफ्लो वाले पार्ट में। ऐसा सोच के चलिए, नॉर्मल 150 से 1 लाख हो गया तो 50,000 पे कर दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ ना बोले ना जब भी, तो आप ये मान के चला करो कि एंड में हुआ है सारा का पार्ट, जो इशू हुआ है वो एंड में हुआ है, जो पे किया है वो क्या है ईयर के एंड में किया है। जिससे क्या होता है कि जब इंटरेस्ट निकलता है या डिविडेंड निकलता है वो ओपनिंग वाले पार्ट में निकलता है। जैसे मान के चलो अभी तो इंटरेस्ट यहाँ दे रखा है एडिशनल में, लेकिन अगर 150 का निकालना होता, क्योंकि मान के चलो कि 50,000 आपने एंड में पे किया, मैंने ये बताया, तो जो ओपनिंग पे निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एक साल तक ये 150 मेंटेन हुआ और एंड में जाके 31 मार्च 15 को 50,000 पे हो गया, तो 150 तो शुरू से ही था एंड तक। तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो निकलेगा वो 9% वो 150 पे निकलेगा, तो कितना हो गया 13,500। जबकि अगर आपको स्पेसिफिकली दे दे तो आपको वही लेना है, तो आपको अब ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड कितना लोगे आप, 12,500 लोगे। अगर ये लाइन नहीं देता तो मैं 150 का 9% निकालता, ठीक। अब आपको प्रपोज डिविडेंड का पार्ट दे रखा है 3 लाख और 3,50,000। इसका मतलब क्या हुआ
कि आपका जो 3 लाख का है वो बाय बैलेंस आएगा और 350 क्या आएगा, टू बैलेंस आएगा। पर साथ में ये डिविडेंड पेबल भी दे दिया। तो ये डिविडेंड पेबल एक तरीके से अनपेड डिविडेंड के फॉर्म में, ये मान के चलिए कि आपने डिविडेंड क्या करा, डिक्लेयर करने के बाद दे दिया था, सबको पहुंचा दिया था, ये मान के चलिए। आजकल तो क्या होता है, ऑनलाइन मान के चलो बैंक अकाउंट में चले जाता है, लेकिन ये मान के चलो किसी के पर्टिकुलर अकाउंट में पहुंचा नहीं, क्योंकि उसका अकाउंट नंबर ये चेंज हो गया होगा, या पहले एक तरीके से चेक जाता था तो उसके एड्रेस पे पहुंचा नहीं, तो इसलिए तब तक आपका वो अनपेड दिखा रहा होगा। तो आपको वो प्रपोज के थ्रू ही एडजस्ट कर लेना है। मैंने इसमें अकाउंट नहीं बनाया है, आप चाहे अकाउंट बना के देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ 0 से 50 है, आपको भी मैं बता दूंगा नीचे, अगर प्रपोज नहीं दे रखा तो मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 2 लाख से 3 लाख, तो ये इशू ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट बोल रहा है। तो 1 लाख से इशू हुआ है। इसका जो डिविडेंड है, देखिए जनरली क्या होता है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, ज़्यादातर उसमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्या है, लेता ही नहीं है। फाइनेंसिंग में भी नहीं लेता और पीएनएल से भी नहीं लेता। आप कॉन्सेप्ट समझिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो वो क्या है, इंटरेस्ट पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा। उतना ही मैं बोलता हूँ पीएनएल से चार्ज हुआ, तो पीएनएल टू इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, तो आपको पता है वो लॉन्ग टर्म है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो आप क्या करते हो, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो लेते हो, उसमें क्या करते हो, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में वापस से ऐड कर देते हो, ताकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुँच सको। तो आप क्या कर रहे हो, पे भी कर रहे हो और ऐड भी कर रहे हो, तो दो पार्ट एक साथ हो रहे हैं। तो वैसे ही मैंने बोला कि अगर मैंने 2 लाख का 10% यानी 20,000 डिविडेंड ले लिया, कहाँ पे, फाइनेंसिंग में, तो पे किया, उतना ही आपने पीएनएल में अप्रोप्रिएट किया होगा, पीएनएल टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन आता है, तो उसमें आपको वापस से जैसे इक्विटी शेयर डिविडेंड ऐड करते हैं, वैसे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फाइनेंसिंग में नहीं लिया, तो आपको वो पीएनएल वाले पार्ट में भी नहीं लेना। अगर आपने फाइनेंसिंग में नहीं लिया, तो आपको वो पीएनएल वाले पार्ट में नहीं लेना, नहीं तो आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा। तो इसने ऐसा ही माना है फाइनेंसिंग में कि फाइनेंसिंग में इसने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड नहीं दे रखा, पर मेरे को लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि पे करोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही आपका आएगा। पर यहाँ पता नहीं क्यों नहीं लेता, ठीक है, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड भी लेते हैं। और देखिए जब मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, उसमें मैंने आपको पीएनएल वाले फॉर्मेट में, जो कि नोट नंबर 1 देख लेना आप, इनडायरेक्ट मेथड वाले में, नोट नंबर 1 में जिसमें दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, तो उसमें मैंने नीचे क्या कर रखा है, एप्रोप्रिएशन वाले पार्ट में एक प्रपोज डिविडेंड भी दे रखा है, इंट्रीम डिविडेंड भी दे रखा है, और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी ऐड करके दे रखा है। तो मैं तो फाइनेंसिंग में उसको पे करना प्रेफर करूँगा, ठीक, पे करेंगे तब जाके ही तो पीएनएल के साथ चार्ज करके ऐड कर पाएंगे, इसलिए मैं मानता हूँ। अब देखिए इंटरेस्ट पेड कितना है, 12,500, तो यहाँ डायरेक्ट जल्दी जल्दी देख लेना। देखिए एक एक करके बताता हूँ, ये आ गया। फिर आपको बोल रखा है ड्यूरिंग देयर 14-15 कंपनी इशूड बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। अब देखिए अगर आपको कुछ नहीं बोल रखा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग से रिलेटेड मान लिया कि ओपनिंग कैपिटल 10 लाख थी, जो ये 16 हुए, ये ईयर एंड में हुए, मतलब जो 6 लाख बढ़े हैं वो ईयर एंड में हुए, याद रखना, तब जाके वो 16 हुए। तो आपको पता है कि 2:1 का मतलब होता है 1 के बदले, या मैंने उल्टा बोल दिया सॉरी, 2 के बदले 1। तो आपको पता है कि अगर आपके 10 लाख की शेयर कैपिटल है, या ये मान के चलिए कि 10 रुपीज़ के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से 1 लाख शेयर है, तो 2 के बदले 1, ठीक है, तो 1 लाख के बदले 50,000, 50,000 इंटू 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा, 5 लाख। तो देखिए मैं रुपीज़ में बता रहा हूँ कि अगर रुपीज़ 10 लाख अपॉन 2 पे है, तो 1 पे कितना होगा, यानी बोनस शेयर कितने होंगे, कितने की वैल्यू के होंगे, 5 लाख रुपीज़ के होंगे। कितने के होंगे, 5 लाख रुपीज़ के। अब वो देखिए रिजर्व में से राइट ऑफ होता है। एंट्री क्या होती है, अगर आपको करनी है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर सकते हो। तो आप क्या करना, पहले बाय बैलेंस दिखाना कितना, 10 लाख, फिर आप टू बैलेंस दिखाना, एक बार अकाउंट बना के आप देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें बनाए नहीं हुए, 16 लाख। फिर आप जैसे बाय बोनस दिखाओगे तो आपको 5 लाख दिखेगा, तो 10 + 5 15 हो गया, पर 16 अभी भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब बाकी जो 1 लाख है, क्योंकि देखिए 6 लाख में से तो 5 लाख बोनस के हो गए, तो बाकी जो 1 लाख है वो कैसा है, पब्लिक में इशू किए होंगे। कुछ भी ना बोले तो ये मान के चलना बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ देख लेना क्या आ रहा है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख। मैं फिर से बोल देता हूँ, मैंने क्या बोला, बाय बैलेंस आएगा कितना, 10 लाख, टू बैलेंस कितना आएगा, 16। तो जो 6 लाख का गैप है वो आपको पूरा करना है। तो उसमें आपको बताया कि बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, या डायरेक्ट आपको एंट्री करनी है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी जो भी रिजर्व आपने यूज़ करा, फ्री रिजर्व जो भी यूज़ करा, तो आपने जो भी यूज़ किया वो पार्ट आ गया, तो 5 लाख का आ गया। तो 10 + 5 कितने होते हैं, 15, यहाँ पे 16 है, 16 में से 15 गए, तो बाकी बाय में क्या आएगा, बाय बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपका इक्विटी शेयर अकाउंट खुला रहता है, तो वैसे सोच के चलिए, आपको पता चल जाएगा कि 1 लाख इसमें आएगा। तो ये भी हो गया।
ये भी हो गया। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, इंटरिम डिविडेंड है 75,000 का पे किया गया। अब देखिए इंटरिम डिविडेंड पे किया गया और इतना ही आपको पता है कि वो पीएनएल वाले एप्रोप्रिएशन वाले पार्ट में जाता है, एडजस्ट हो जाता है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए 9% डिबेंचर व रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। तो आपने जो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर पार्ट किया वो तो छोड़िए, अब आप डिबेंचर का पार्ट देखिए। तो आपको पता है कि 150 से 1 लाख हो गए थे, मतलब 50,000 का पार्ट। तो वो आपने क्या करा, 5% प्रीमियम, तो 50,000 का 5% कितना होता है, 2500। तो 50,000 का डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, 105%, क्योंकि प्रीमियम के साथ पे किया है। 52,500 का पार्ट आएगा। इस पे जो प्रीमियम है 2500, देखिए आपने यहाँ दिखा दिया। ठीक, आप दिमाग लगाइए कि आपने पे का पार्ट 50 दिखाना था, आपने 52,500 दिखाया क्योंकि आपने 5% प्रीमियम पे। तो खुद सोचिए कि अब वो प्रीमियम क्या होगा, पीएनएल से राइट ऑफ होगा, ये मानते हुए चल रहे हो, तो पीएनएल टू प्रीमियम होता है। ठीक है, तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम मानते हुए ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वहाँ पे ऐड, तब जाके ही आपका मैच करेगा। तो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, तभी मेरा कैश फ्लो का जब भी आया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में यानी या पीजी में, मेरे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मेरे हर बार सही जाते थे, मेरे को ये पता रहता था, क्योंकि मैं क्या करता था उस हिसाब से आइडिया लगाता था। कभी कभी क्या होता है, हम खुद के भी हिसाब से क्या करते हैं, टोटके या अजम्पशंस बोलते हैं ना, तो वैसे लगा लेते हैं। तो अपने हिसाब से कुछ अजम्पशन लगा के भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। ठीक, अब क्या बचा, अब जो बचा वो किससे रिलेटेड बचा, डिविडेंड से रिलेटेड बचा। आप देखिए ये पार्ट हो गया, डिबेंचर का पार्ट हो गया पे करने का, प्रपोज डिविडेंड का पार्ट बच गया। ठीक है, प्रेफरेंशियल कैपिटल का भी 1 लाख हो गया है, ये देख लेना, 2 लाख से 3 लाख। और देखिए प्रेफरेंशियल डिविडेंड इसने लिया नहीं है, लेकिन मैं तो 2 लाख का 10% यहाँ पे डिविडेंड पेड भी लेता। तो चलिए इसने 1 लाख कर दिया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया। अब ये बचा। अब देखिए आप हमेशा याद रखना कि मैंने आपको बोला हुआ है, आप ये फॉर्मेट आपको याद हो गया, प्रपोज डिविडेंड का 3 लाख और 350। ठीक है, अमाउंट याद रख लेना और डिविडेंड पेबल याद रख लेना, क्योंकि मैं फॉर्मेट पे लेके चल रहा हूँ सीधा आपको। ठीक, तो ये आपको कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि आपने 3 लाख दिखाया, बाय बैलेंस है ना, और यहाँ पे आपने क्या दिखा दिया, 3,50,000 दिखा दिया। जब आपको मैंने बोला है कि क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो ओपनिंग पे कर दिया, ओपनिंग कितना कर दिया, पे कर दिया। तो आपने कितना पे किया होगा, 3 लाख, और जो क्लोजिंग है वो कहाँ चले गया, आपका पीएनएल में चले गया। ठीक है, लेकिन 3 लाख तो आपने पे नहीं करा, आपका बैलेंस शीट में क्लोजिंग साइड में आपको 50,000 दिखा रहा है। इसका मतलब ये अभी भी डिविडेंड पेबल अनपेड है, मतलब हमारे पास वापस लौट के आ गया, और हमें इन्वेस्टर या जो हम क्लाइंट बोलते हैं वो जनरली नहीं मिला, उनका एड्रेस नहीं मिला या उनका अकाउंट नंबर हमें जनरली सही नहीं था, तो वापस से वो हमारे बैंक अकाउंट में चले गया। जो भी स्पेसिफिकली अनपेड डिविडेंड का अकाउंट खुलता है उससे रिलेटेड जो बैंक अकाउंट खुलता है, वापस से हमारे पास पैसा आ गया। पर हमारी लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि जब भी वो इन्वेस्टर आएगा हमें देना पड़ेगा। तो 3 लाख में हमने जो पे किया उसमें से 50,000 वापस आ गया, तो इसका मतलब नेट हमने कितना पे करा है, 250 पे किया है। और जो ये क्लोजिंग का पार्ट है ये आपका पीएनएल में चले आएगा। पीएनएल मतलब वही एप्रोप्रिएशन एलोकेशन वाले पार्ट में एडजस्ट हो जाएगा और वापस से ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने पीएनएल टू प्रोविजन फॉर पीएनएल टू प्रपोज डिविडेंड किया है। समझ गए, इस तरीके से आपको पार्ट सोचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लाख में से 2,50,000 ही पे करना है। तो जब भी नहीं है अकाउंट बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो माइनस के हैं वो लेस कर दिए, जो प्लस के ऐड कर दिए। तो यहाँ पे देखिए कैश यूज्ड आ रहा है, क्योंकि आपका आंसर माइनस में आया होगा। किस में आया होगा, माइनस में आया होगा। तो जब भी कैश यूज्ड हो मतलब नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है नोट में, बोनस शेयर वर्थ ₹5 लाख इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर आर नॉट टू बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज देर इज नो फ्लो ऑफ कैश बाय दिस एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, तो इसलिए आपने बाकी 1 लाख को ही लिखा है। फिर बोल रहा है कि प्रपोज डिविडेंड के लिए इफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन द क्वेश्चन अबाउट फाइनल डिविडेंड पेड अमाउंट देन द प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड इज अज्यूम्ड एज डिविडेंड पेबल इन करंट ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाय बैलेंस है प्रीवियस ईयर का था ये, तो वो 2 बैंक हो जाएगा। यही बोला मैंने, तो इसलिए मैंने 3 लाख पूरा लिख लिया। लेकिन उसमें से 50 मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था, इसलिए मैंने वो डिविडेंड पेबल अनपेड मानते हुए 250 ही पे किया। और करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड मतलब जो 2 बैलेंस है, जो आपको 350 दे रखा था, ठीक है, इज अज्यूम्ड एज प्रपोज डिविडेंड इन करंट ईयर, मतलब इस साल प्रपोज किया है। ठीक, तो इसलिए आपको वो पीएनएल में क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज नहीं, एप्रोप्रिएट बोल दीजिए, अलोकेट करना पड़ेगा। इसलिए वापस से ऐड करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, मतलब ऑपरेशनल प्रॉफिट निकालने के लिए। टू बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो वो स्टेटमेंट जरूर देखना, फॉर्मेट जरूर देखना, क्योंकि कुछ भी आपका आ सकता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड जो इस साल पे होगा उसमें से अनपेड लेस कर दिया, तो हमारा क्या है, फाइनल डिविडेंड पेड
जो कि हमने करंट ईयर में कैश में पे किया है, जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में जा रहा है। अब देखिए, वैसे मैं लास्ट में बताता ये जो डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो है, पर देख लीजिए फिर ऊपर जो अपना थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट बचा होगा वो कर लेंगे, ठीक है। तो अराउंड अब 15 से 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे आपके। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कैश फ्लो और फंड फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया, क्योंकि सिर्फ क्या बोलता है वो मूवमेंट इन कैश की बात करता है, यानी चेंजेज इन कैश की बात करता है। कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, कैश इन फ्लो एंड कैश आउट फ्लो, सोर्सेज ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश। फंड फ्लो स्टेटमेंट किसकी बात करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये फंड फ्लो ऑफ फंड की बात कर रहा है। तो वर्किंग कैपिटल का कितना इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, तो उससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड क्या है और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है। यहाँ पे ये बोल रहा है, देखिए अब मैं इस पे तो थोड़ा प्रेफर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी दे रखा है कि इट डज़ नॉट कंटेन एनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। वो बस लास्ट में फॉर्मेट में क्या करता है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक साथ ले लेता है। तो मेरे हिसाब से ये क्या कर रहा है, जो भी करंट असेट करंट लायबिलिटी है उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को नहीं कंटेन कर रहा। अगर आप डायरेक्ट मेथड के हिसाब से सोचना, इनडायरेक्ट से मत सोचना, तो आप जनरली क्या करते हो, कैश सेल लेते हो, यानी कैश रिसिप्ट लेते हो और कैश पेमेंट लेस कर देते हो। तो आपने जनरली ओपनिंग क्लोजिंग के जो भी पार्ट है एसेट से रिलेटेड उनको कंसिडर नहीं करा, या उनसे रिलेटेड अकाउंट आपने जनरली नहीं बनाया, ऐसे बोल रहा है, पर आप फिर भी बनाते हो। तो इसलिए मैं इस पे ये डिफरेंस पे ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। ये बोल रहा है कि फंड फ्लो में इट कंटेन ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये जनरली मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि देखिए फंड फ्लो में क्या होता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सारे अलग अलग पार्ट आते हैं, इसमें सारा का सारा टोटल में आ जाता है, इसलिए ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को नहीं ले रहा, ऐसे मान के चल रहा है। तो अगर आपको ये डिफरेंस नहीं लेना तो मत लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है एक्रूअल बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में हमारे आ भी सकता है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा फंड फ्लो में क्या आता है, और भी करंट एसेट आ जाती है, जैसे डेटर आता है, स्टॉक का पार्ट आता है, प्रीपेड, ये सब कुछ एडजस्टमेंट का पार्ट आता है। तो जब भी हम किसकी बात करते हैं कि अगर हमने किसी को अपनी फिक्स रेट बेची है, तो अगर हमें कैश नहीं भी मिला, ठीक है, इसमें तो कैश मिला तभी दिखाओगे, इसमें चाहे कैश नहीं भी मिला तो हम क्या बोलेंगे, डेटर्स टू फिक्स एसेट। तो ये करंट है और ये नॉन करंट है, तो हम क्या बोलेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड हुआ है, सोर्सेज ऑफ फंड हुआ है। और इसको कहाँ दिखाएंगे हम, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ फंड में दिखाएंगे, यानी फंड का फ्लो हुआ है, ठीक। तो इसलिए हम बोल सकते हैं वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें एक्रूअल बेसिस भी ले लिया, यहाँ पे सिर्फ कैश बेसिस ही लिया। ये नैरो क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, तो ये प्रेफर किया जाता है, ये प्रेफर नहीं किया जाएगा, ये मान के चलिए। पर आपको बताया कि कैश प्लानिंग के लिए प्रेफर हो जाता है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए और कैश प्लानिंग के लिए। जबकि ये किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए होता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। शॉर्ट टर्म के लिए कैश फ्लो, लॉन्ग टर्म के लिए फंड फ्लो, या इंटरमीडिएट के लिए भी फंड फ्लो। फिर आपको बोल रहा है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आर कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज। जबकि इसमें क्या बनता है, शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये बनता है। तो देखिए जब भी आप ये वाला पार्ट लेंगे, तो मैंने ये बताया है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए क्या आएगा आपका पार्ट, करंट एसेट के लिए रिवर्स पार्ट आएगा और करंट लायबिलिटी के लिए सीधा पार्ट आएगा। कि करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप ऐड करोगे। देखिए इसका लॉजिक ये हो सकता है कि अगर आप सोचिए कि करंट एसेट आपकी बढ़ रही है, जैसे मैंने बोल दिया कि स्टॉक था आपका 2019 में आपका था 50,000 और 2020 में वो 60 हो गया, तो इसका मतलब मान के चलो कि आपने और ख़रीदा होगा, और ख़रीदा होगा तो आपका 10,000 का कैश गया होगा। तभी हम बोलते हैं कि अगर करंट एसेट बढ़ रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर है ना, तो हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट होती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ी, इसलिए उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी करंट एसेट बढ़ती है उसको लेस करते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि इससे आपका कैश गया होगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि जैसे अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी पार्ट बोल दिया, हाँ जैसे यही मान के चलिए 50 से 40 हो गया तो 10,000 कम हो गया, तो इसका मतलब हमने बेच दिया होगा। बेचेंगे तो जनरली क्या आएगा आपका, कैश आएगा। तो हमने बोला कि अगर स्टॉक डिक्रीज हो गया, यानी करंट एसेट डिक्रीज हो गई, तो ऐड कर देंगे। या ऐसे सोच के चलिए कि अगर 50 से 40 हो गया तो मतलब 10,000 का बेच दिया होगा, तो आपके पास कैश आया होगा। तो ऐसे लॉजिक सोचते हुए आप बोल सकते हो कि करंट एसेट में क्या होता है, रिवर्स होता है, इंक्रीज होने पे लेस, डिक्रीज होने पे ऐड। और करंट लायबिलिटी पे क्या होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब बढ़ने पर ऐड और कम होने पर लेस। तो आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि किससे आपका कैश इनफ्लो होता है। जैसे आपको बोल दिया इंक्रीज इन डेटर, तो आप बताइए कि ये आपसे बोलेगा डेटर बढ़ने से क्या पता, ये बताइए कि कैश इनफ्लो होगा या नहीं होगा।
देखिए अगर आपके डेटर 50 थे और 70 हो गए तो आपको कैश मिला कि नहीं, बल्कि उधार और बढ़ गई, यानी डेटर्स और बढ़ गए। तो उस केस में क्या बोलूँगा कि कैश इनफ्लो नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि 50 से 70 वाला पार्ट जो जनरली आता है, जब भी 20,000 करंट एसेट बढ़ती है तो लेस करते हैं, ऐड नहीं करते। ऐड होने से इनफ्लो हो रहा है और लेस होने से आउटफ्लो हो रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो भी पार्ट है वो आप ये मान के चलिए कि उसके बाद जनरली वो कैश इनफ्लो से लिंक है, कि बढ़ रहा है तो मतलब कैश इनफ्लो बढ़ रहा है और कम हो रहा है तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, याद रखना। तो इससे आपको क्या होगा, एग्जाम में जो भी पास्ट ईयर के एमसीक्यूज आएंगे अगर इससे लिंक, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से रिलेटेड है, तो इसमें सीधा सोचते थे करंट असेट में कि अगर करंट असेट बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते थे, वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो लेस, इसलिए उल्टा सोचते हैं करंट असेट के लिए। यहाँ पे करंट असेट के लिए सीधा सोचते हैं और करंट लायबिलिटी के लिए रिवर्स सोचते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है और हमको शेड्यूल में यही दिखाना पड़ता है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज का पार्ट हुआ है। ठीक है, तभी मैंने आपको यहाँ पे रटवा दिया था कि करंट असेट का सीधा और करंट लायबिलिटी का उल्टा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट असेट्स का रिवर्स और करंट लायबिलिटी का सीधा। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट इज नॉट रेलिवेंट, जबकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि देखिए कैश फ्लो से रिलेटेड है, जबकि यहाँ पे करंट और नॉन करंट करना पड़ता है, तब जाके सोर्स और एप्लीकेशन का पार्ट आता है। अब देखिए लिमिटेशन सबसे सिंपल बकवास पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर किया जाता है। तो आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन ही है, इसलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए लिया जाता है। फिर आपको देखो लिमिटेशन तो फंड फ्लो में भी यही है, इसमें भी यही है कि हिस्टोरिकल होता है। आप जनरली क्या करते हो, हिस्टोरिकल डेटा को कंसीडर करते हो। पास्ट में जो फिक्स रेट ली गई उस पर जो डेप्रिशन लगते लगते आया फिर बेचा, तो आपको पता है कि उसकी आप रिवैल्यूड प्राइस कंसीडर नहीं करते हो, जनरली आप हिस्टोरिकल नेचर में देखते हो। फिर बोला इट इज़ नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट, ये कोई इनकम स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट किस पे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे, जबकि ये किस पे बन रहा है, कैश बेसिस पे। तो इसलिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो भी कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कि आप एक्रूअल बेसिस पे लेते हो, ठीक, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, लेकिन यहाँ पे तो आप कैश के बेसिस पे ले रहे हो, तो आप यहाँ एक्रूअल बेसिस पे नहीं ले रहे। तो जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसको आपने क्या करा, इग्नोर किया। ठीक, अब मैं डायरेक्ट कुछ ऊपर जो पार्ट अपने रह गए थे उस पर पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तो वो करने के बाद हम इंपॉर्टेंस का पार्ट कवर करेंगे और टॉपिक फिनिश। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्पेशल आइटम्स। तो देखिए कुछ क्या होते हैं कि आपको पता नहीं चलते कि किस में जाएंगे, ऑपरेटिंग में जाएंगे, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जाएंगे, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी होते हैं जो कि किसी में ही नहीं जाते, आप ये बोल सकते हो, या जाएंगे भी तो आप ऐसे बोलते हो ऑपरेटिंग में जाएंगे, पर ऑपरेटिंग से रिलेटेड किस पार्ट में जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट में जाएंगे, या इन्वेस्टिंग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट में जाएंगे, या फाइनेंसिंग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट में जाएंगे। अब देखिए ऐसे पार्ट आपको बहुत सारे दे रखे हैं, समझाने के लिए आपको कवर कर रखे हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या थ्योरेटिकल पार्ट जो कवर कराया था, आप ऊपर देख लेना कि ऑपरेटिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, यही बताया था मैंने आपको, ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा और फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा। फिर मैंने ये छोड़ दिया था, तो ये पार्ट आपका आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि इन एडिशन टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप ऑफ कैश फ्लो, AS3 ये भी देख लेना, AS3 आपका इससे लिंक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा। प्रोवाइड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ सर्टेन स्पेशल आइटम एज अंडर। अब देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो मैंने आपको बताए थे कि जैसे क्लेम हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि आपका कुछ भी लॉस हो गया था, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, किसी भी वजह से जो आपका लॉस हुआ, अगर उसका इंश्योरेंस करवा रखा है आपने और क्लेम मिल गया तो आप क्या करोगे, उसको रिसिप्ट में दिखाओगे। अब अगर वो आपके बिजनेस के ऑपरेशन है, जैसे मान के चलो कि आपका माल जल गया, तो वो किसका पार्ट है, गुड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो जो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट हुई है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, तो वो आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दिखाओगे। कब दिखाते हैं, आपको पता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स लेस करते हो, फिर लास्ट में आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने गलती से प्रॉफिट बिफोर बोल दिया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है। उसमें से जैसे आप टैक्स लेस करोगे, नेट रिफंड ऑफ टैक्स बोलते हैं, जिसमें से रिफंड ऑफ टैक्स आपको हटा देना है, जो भी टैक्स पेड है। फिर जो आएगा वो क्या आएगा, आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो उसमें से आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देख लेना है। अगर ऐड हो रहा है तो ऐड, लेस हो रहा है तो लेस। जैसे देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड तो ऐड होगा। विनिंग ऑफ ए लॉ सूट और लॉटरी, ये आपको मिला, यानी कोई आपने केस जीत लिया, किसी ने आप पे क्लेम किया था, ठीक है, तो आपको देना पड़ गया तो वो माइनस में जाएगा। आपने किसी पे क्लेम किया, उसका जो पैसा आया तो आप प्लस कर दोगे। तो ये बोल रहा है कि इसको डिस्क्लोज करेंगे सेपरेटली, ऑपरेटिंग का पार्ट मानते हुए इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का। ज़्यादातर ऑपरेटिंग का ही आता है,
लेकिन अगर आपको पता है कि किसी फिक्स असेट से रिलेटेड कोई क्लेम है या आप केस जीत गए, ये मान कर चलो, या फिक्स असेट को नुकसान हो गया था, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, तो जो भी आपकी रिसिप्ट आई वो किस में आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, क्योंकि फिक्स असेट आपके गुड्स से रिलेटेड नहीं है। जबकि ऑपरेटिंग में जनरली हम क्या बोलते हैं, जो हमने गुड्स बेचा तो अगर वो लॉस हो गया तो वो लॉस का पार्ट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में दिखाओगे। अगर कोई आपका एबनॉर्मल से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपका अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है तो वो आपको ऐड लेस करके दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड की बात कर रहा है, तो देखिए इंटरेस्ट डिविडेंड मैंने आपको करवा दिया, फिर भी इसमें दे रखा है तो पढ़ के देख लीजिए। ये बोल रहा है कि AS3 के हिसाब से ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एंटरप्राइज, कि वो फाइनेंशियल है या अदर है। अब देखिए अगर वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज होता तो उसका काम ही है फाइनेंस प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये मान के चलिए। तो जो भी उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है या इंटरेस्ट पेड होता है, जो भी उसको डिविडेंड रिसीव्ड होता है, वो सारा का सारा उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक, क्योंकि देखिए वो फाइनेंसिंग कंपनी क्या करेगी, किसी को लोन देगी, ठीक, उसका जो इंटरेस्ट क्या करेगी, रिकवर करेगी, ये पार्ट आ गया, ठीक। अब आपको पता है कि वो सारा का सारा क्या होता है, रोटेट होता रहता है। जो भी अमाउंट आया उसको वो कहीं और इन्वेस्ट करेगी तो उस पर उसको डिविडेंड मिलेगा। क्या पता ये मान के चलो कि उसने भी कहीं से लोन या फाइनेंस अरेंज कर रखा है, तो जो वो इंटरेस्ट पे कर रही है वो वाला पार्ट भी आ गया। किसी से उसने एक्स्ट्रा क्या कर रखा है, पार्ट ले रखा है अमाउंट के फॉर्म में, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो वाला पार्ट भी सारा आपका फाइनेंशियल एंटरप्राइज में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल कंपनी है, ये मान के चलिए। लेकिन जो अदर एंटरप्राइज है, मतलब नॉर्मल मेरे जैसे, जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, गुड्स का, फर्नीचर का, जो भी है, जैसे मान के चलो क्लोथ्स का है, फर्नीचर का है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है, तो मेरा काम, मेरे मान के चलो कि एक तरीके से मैंने लोन ले लिया, तो लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अभी आपने इलस्ट्रेशन में देखा था, जनरली इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स हमने दिखाया, तो वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, डिबेंचर इशू करे। अब वो डिबेंचर इशू करे किसके लिए, फाइनेंस लेने के लिए एक तरीके से, ताकि उसके थ्रू हम फिक्स रेट खरीद सकें, अपनी वर्किंग कैपिटल की जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर सकें। तो हम एक तरीके से बोलेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग का काम कुछ और है, हम एक फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, हम एक ऑपरेटिंग कंपनी है, कुछ और गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इसलिए जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के पार्ट आएंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएंगे। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। वैसे ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। डिविडेंड जो आपने पे किया, जो भी शेयर से रिलेटेड है, वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि आप कोई फाइनेंसिंग कंपनी नहीं हो, ठीक। अब ये बोल रहा है इन ऑल केसेस कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली दिखाया। ऑल्सो द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड इज डिस्क्लोज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वेदर इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L और कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट। देखिए इसमें तो जनरली यही बोल रहा है कि मैंने आपको क्या बताया था, जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट होती है, जनरली हम बोलेंगे कि जो भी हमने लोन लिया है उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है वो एक तरीके से बोरोइंग कॉस्ट के फॉर्म में है। तो अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपने लोन किसके लिए लिया है, उस फिक्स रेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है, तो जब तक वो रेडी टू यूज़ नहीं होती उससे पहले का जो भी इंटरेस्ट है वो किस में जुड़ेगा, आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो ये अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट के लिए बोल रहा है कि उसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया और बिल्डिंग रेडी फॉर यूज़ हो गई, उसके बाद में जैसे उसको बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी भी मेरा लोन का पार्ट है जो मुझे पेमेंट करना है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल P&L से चार्ज होगा, यानी उसको रेवेन्यू के फॉर्म में दिखाएंगे। तो तब हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जैसे हमने P&L से दिखाया तो हमें पता है वो नॉन ऑपरेटिंग है, तो अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो हमें वापस से उसको ऐड करना पड़ेगा। जनरली इसमें ये बोल रखा है, ठीक है। अब टैक्सेज ऑन इनकम का पार्ट बोल दिया, तो देखिए आपको पता है कि अगर वो ऑपरेटिंग से लिंक है, जनरली उसी से लिंक होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेड का पार्ट अलग से दिखाना पड़ेगा। पर यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, टैक्सेस ऑन इनकम की बात कर रहा है। अच्छा, तो वही है जो इनकम पे आप जो टैक्स पे करते हो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। सेम वही है जो मैंने टैक्स पेड बोला। तो जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स आता है, तो जनरली आपको पता है कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही आता है। ये बोल रहा है अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टैक्स पेड का पार्ट है तो आपको वो उसमें दिखाना है, और अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रखा तब तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट मानते हुए ही दिखाना है। अब मेरे हिसाब से सारी ये लाइन में यही बोल रखा होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। टैक्स ऑन इनकम अराइज ऑन ट्रांजेक्शन दैट गिव राइज टू कैश फ्लो दैट आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि अगर अलग अलग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो अलग अलग दिखाओ, ठीक है।
While tax expenses may be readily identifiable with investing or financing activity, the related cash flow are often impracticable to identify. ये बोल रहा है कि कभी कभी टैक्स एक्सपेंस क्या होते हैं, रेडिली आइडेंटिफाइबल होते हैं इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से, तो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि जो भी टैक्स कैश फ्लो होते हैं, कहने का मतलब जो भी टैक्स पेड का पार्ट होता है, कभी कभी वो इम्प्रैक्टिकेबल होता है आइडेंटिफाई करना, एंड मे अराइज इन ए डिफरेंट पीरियड फ्रॉम द कैश फ्लो ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन। और जनरली क्या होता है, वो अलग अलग पीरियड में होते हैं। ये आपको पता है कि जो भी आप इनकम टैक्स पेड का पार्ट निकालते हो, वो तो एक पूरे पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से निकालते हो कि ईयर के दौरान क्या पार्ट आया, यानी कि आपका बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया हुआ था, उसके थ्रू जो प्रॉफिट निकला, उस प्रॉफिट पे जनरली आपने क्या करा, टैक्स का पेमेंट किया, ठीक है, यही किया होगा। तो ये बोल रहा है कि जब आपने उस पर्टिकुलर पीरियड में किया तो वो किस किस से लिंक था, किस किस इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से लिंक था, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। देयरफॉर टैक्सेस पेड आर यूजुअली ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इसलिए सारा का सारा उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल दिया जाता है। हाउएवर, लेकिन क्या बोल दिया, इन केस इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द टैक्स कैश फ्लो विद एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन दैट गिव राइज टू कैश फ्लो दैट आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू क्लासीफाई द टैक्स कैश फ्लो एज एन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये बोल रहा है कि अगर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं या फाइनेंसिंग से रिलेटेड टैक्स है, तो आपको वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में ही दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप उसको ऑपरेटिंग में दिखा रहे हो। तो अगर टोटलिंग का पार्ट है और आपको पता नहीं चल रहा, तब तो आप क्या करोगे, उसको ऑपरेटिंग में दिखाओगे। और अगर इंडिविजुअल पता चल रहा है तो आप अलग अलग, इन्वेस्टिंग का कौन सा है, फाइनेंसिंग का कौन सा है, ऑपरेटिंग का कौन सा है, वो अलग अलग दिखाओगे, ठीक। वैसे आपको बोल दिया एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरीज एंड अदर बिजनेस यूनिट। तो अगर आपने कोई बिजनेस यूनिट खरीद ली या आपने कोई सब्सिडरी कंपनी खरीद ली, आपको बताया कि सब्सिडरी कौन सी होती है, 51% या उससे ज़्यादा शेयर आपने परचेज कर लिए, तो उस केस में क्या, एक होली ओन्ड सब्सिडरी होती है, मतलब पूरी 100% आपने कर लिए। तो वो जो सब्सिडरी कंपनी है उसको खरीदा फिर बेचा, तो वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ये बोल रहा है। फिर आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन के पार्ट में क्या बोल रखा है कि देखिए जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपको पता है कि आपकी 3 ही एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब वो कैश से रिलेटेड है, तो जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन आएंगे तो वो आपको अलग से दिखाने, अब स्टेटमेंट में नहीं दिखाने, आप नीचे चाहे अलग से दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये बोल रहा है कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोला कि मैंने मशीनरी खरीदी और मैंने पेमेंट नहीं करा, मैंने क्या कर दिया, उसके बदले में इक्विटी शेयर दे दिए, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आने चाहिए। चाहे अलग से ऐसे बना लेना, नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐसे बना देना और उसमें जाके दिखा देना। नॉन कैश इन्वेस्टिंग जैसे मशीनरी क्या इन्वेस्टिंग और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो आप अलग से नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग दिखा सकते हो, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में मत दिखाना। सच ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्क्लोज एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ए वे दैट प्रोवाइड ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो आप अलग से एक डिस्क्लोज कर दो। तो ये बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे वे में दिखाओ जिससे सामने वाले को पता चल जाए, लेकिन स्टेटमेंट में मत दिखाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मत दिखाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाना। द एक्सक्लूजन ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज दीज डू नॉट इन्वॉल्व कैश फ्लो इन द करंट पीरियड, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कैश फ्लो, तो इसमें कैश फ्लो से रिलेटेड पार्टी आएगा, नॉन कैश के ट्रांजेक्शन आएंगे ही नहीं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, एक्विजिशन ऑफ असेट बाय अज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड लाइबिलिटीज़। कोई भी आपने एसेट एक्वायर की जैसे मशीनरी और उससे रिलेटेड लाइबिलिटी आपने क्या कर दी, एक तरीके से बढ़ा दी। आपको पता है कि आपको पे करना है, तो आपने मशीनरी टू बैंक नहीं करा, आप ये मान के चलो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये पार्ट आ गया, तो आपका ये इस केस में आएगा ही नहीं कैश फ्लो में। हाँ, क्रेडिटर टू बैंक जब करेंगे वो जनरली आपका क्या आएगा, कैश फ्लो वाली एक्टिविटी में आ जाएगा। अब देखिए एक्विजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय मीन ऑफ इशू ऑफ शेयर, ये बोल रखा है। तो आप किसी बिजनेस को खरीद देते हो और उसके बदले में सामने वाले बिजनेस को क्या करते हो, यानी वेंडर को जो भी है उसके ड्यू अमाउंट के बदले में या परचेज कंसिडरेशन के बदले में शेयर दे देते हो। तो जो भी आपने बिजनेस खरीदा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो तब भी आपका कैश का पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वैसे आपको पता है कि डिबेंचर्स हैं, उसके बदले में आपने इक्विटी शेयर दे दिए, प्रेफरेंस शेयर दे दिए, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी हो गया। अब देखिए ये बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होता है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि कैसे, 2 ईयर का डेटा दे रखा होगा बैलेंस शीट, बिगिनिंग का और एंड का, उसके थ्रू एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल में क्या चेंज हुआ, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में देखे थे। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बना हुआ होता है कभी कभी, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि कैश का पार्ट कितना है, क्योंकि आप क्या करते हो, जो भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको एडजस्ट करते हो,
करंट एसेट करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करते हो, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाते हो, ये भी पार्ट आ सकता है। एडिशनल डेटा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपने फिक्स रेट खरीदी बेची, इन्वेस्टमेंट खरीदा बेचा, पेटेंट को राइट ऑफ कर दिया, उनके थ्रू करते हो। तो ये आपको ऐसे ही मैंने दे दिया लिख के, पर जनरली आपके वैसे भी यूज़ नहीं आता, आएगा भी नहीं। अब देखिए इसके बाद जो बचा है ऊपर ऊपर रह गया था, ये रहा बस यूज़फुलनेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रखा है कि इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, प्रिडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लो। अब आपको पता है कि देखिए आपको जनरली ये पता रहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चला कि क्या कैश रिसिप्ट भी है, क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो आपको ये पता चल गया कि मेरा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, मेरा कैश बढ़ा है या कम हुआ है, तो वो कितना मेरा एक तरीके से एडवांस पार्ट बेटर हुआ या नहीं हुआ। तो फ्यूचर कैश फ्लो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, तो आप एक तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कैश प्लानिंग कर सकते हो, ये बोल रहा है द कैश फ्लो स्टेटमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। तो पास्ट में क्या हुआ उसके बेसिस में फ्यूचर कैश फ्लो क्या होंगे उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या अनसर्टेनिटी रहेगी या फ्यूचर कैश फ्लो की क्या टाइमिंग रहेगी पास्ट के बेसिस पे, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन देखिए आपको पता है कि फ्यूचर का पता नहीं रहता, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो आप एक तरीके से एस्टिमेट ही लगा सकते हो, आप परफेक्टली पता नहीं कर सकते। दिस अप्रोच इज बेटर देन एक्यूरल बेसिस डेटा प्रेजेंटेड बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड द बैलेंस शीट। ठीक, लेकिन आपको पता है कि अगर आप लिमिटेशन में बोलोगे तो क्या बोलोगे, एक्यूरल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया गया, जबकि क्या होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक्यूरल बेसिस को फॉलो किया जाता है। तो वो लिमिटेशन में भी आ गया और यहाँ पे बेनिफिट के फॉर्म में भी दिखा दिया या इंपॉर्टेंस के फॉर्म में भी दिखा दिया कि कैश बेसिस सही रहता है। देखिए फिर बोल दिया वो डिटरमिन द एबिलिटी टू पे डिविडेंड एंड अदर कमिटमेंट। आपको पता है कि आपने क्रिएटर से यानी सप्लायर से गुड्स खरीदा है, तो कितना पेमेंट करना है जनरली पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट अलग आ गया। तो कैश पेड टू क्रिएटर आपने देख लिया, और कितने क्रिएटर बचे वो बैलेंस शीट के थ्रू देख लिए, शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है या दे दिया वो पर्टिकुलर आपको पता चल गया। तो आगे आपको क्या पता चल जाएगा कि हमारी एबिलिटी क्या है डिविडेंड पे करने की, या जो भी कमिटमेंट है वो हम टाइमली पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन रिसीविंग डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, क्रिएटर वांट टू रिसीव देयर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑन टाइम। मतलब जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं या मान के चलो जो गुड्स प्रोवाइड करते हैं क्रिएटर, तो जनरली वो तो क्या मांगेंगे, अपना अमाउंट मांगेंगे जो भी ड्यू अमाउंट है, और जो लोन प्रोवाइड करते हैं या बैंक हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मांगेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हेल्प्स इन्वेस्टर एंड क्रिएटर टू प्रिडिक्ट वेदर द बिजनेस कैन मेक दिस पेमेंट, कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। याद रखना आप प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना सकते हो, जैसे हम कैश बजट बनाते हैं ना, तो हमें पता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम सोचते हुए प्रोजेक्टेड मतलब फ्यूचर से रिलेटेड भी बना सकते हैं। पर याद रखना जब सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है तो हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही बना हुआ होता है। प्रोजेक्टेड मतलब क्या है, आप फ्यूचर के बेसिस पे बना सकते हो, तो वो किस डिसीजन पे लोगे, पास्ट के जितने भी आपने रिजल्ट है वो देखोगे, उसके बेसिस पे क्या करोगे, जो भी लगेगा कि आपको यार ये चेंजेस हो सकते हैं, इन्फ्लेशन का पार्ट आ सकता है, कुछ पार्ट आ सकता है, उसको कंसीडर करके आप प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो। शो द रिलेशनशिप ऑफ नेट इनकम टू चेंजेज इन द बिजनेस कैश। अब देखिए आपको पता है कि जब भी आप नेट इनकम की बात करते हो तो वो एक्रूअल बेसिस पे होती है, और कैश एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस दोनों पार्ट अलग होते हैं। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, ये बोल रहा है हाई लेवल ऑफ इनकम टेंड टू लीड टू इंक्रीज इन कैश एंड वाइस वर्सा। जब भी आप हाई लेवल ऑफ इनकम देखते हो तो नॉर्मल जो पर्सन होगा वो क्या सोचेगा, यार प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसके पास कैश भी ज़्यादा होगा, या उल्टा प्रॉफिट कम यानी नेट प्रॉफिट कम निकला तो कैश भी कम होगा। पर ऐसा नहीं होता, कभी कभी उल्टा हो जाता है। इसका मतलब आपका प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कैश कम हो गया, तो उसका रीज़न क्या है। ठीक, तो वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पता चल जाएगा। या कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट कम है और कैश बहुत ज़्यादा है, तो उसका यूज़ कहाँ नहीं किया गया कि यार प्रॉफिट इतना कम आ रहा है और कैश अभी भी ज़्यादा पड़ा है, तो यानी हमारा फ़ायदा कम है लेकिन कैश फिर भी ज़्यादा पड़ा है, तो इसको हमने ढंग से यूटिलाइज नहीं करा, ऐसा हो सकता है। तो आपको वो पता चल जाता है। हाउएवर ए कंपनीज कैश बैलेंस कैन डिक्रीज व्हेन इट्स नेट इनकम इज हाई एंड कैश कैन इंक्रीज व्हेन इनकम इज लो। बोल दिया ना, द यूजर्स वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस। द नेट प्रॉफिट शोज द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर वाइल कैश फ्लो रिलेट्स मोर टू द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। तो अब देखिए आपका एक तरीके से प्रोग्रेस बताएगा जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन के केस में, यानी बैलेंस शीट तो छोड़िए, इसके अलावा जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपके बिजनेस की प्रोग्रेस या ग्रोथ बताएगा, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के थ्रू बताएगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। जबकि जो कैश फ्लो है वो जनरली लिक्विडिटी के पार्ट को ज़्यादा बताएगा। यूजर कैन असेस द रिलायबिलिटी ऑफ नेट प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि ये पता चल गया कि भाई प्रॉफिट ज़्यादा है
फिर बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा तो पता चला कि यार कैश तो इतना कम है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ क्या करा होगा, घपला किया होगा। ठीक है, तो वो एक तरीके से कुछ ना कुछ उन्होंने जालसाजी की होगी, हम बोल सकते हैं फ्रॉड किया होगा, जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि यार कैश का पार्ट इतना कम आ रहा है, या और कोई रीज़न भी हो सकता है उसके थ्रू कैश का पार्ट कम क्यों आ रहा है। एफिशिएंसी इन कैश मैनेजमेंट, सीधी सी बात, जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी मैनेजर होंगे, वो उस हिसाब से क्या करेंगे, प्लान और कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन को, वो अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज को एवेल्यूट कर पाएंगे, और कैश अभी कितना है वो देख पाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ये दे पाएगा कि उनके पास फंड कितना अवेलेबल है और कितना उनको चाहिए, और उन फंड को वो कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो फंड से रिलेटेड सोर्सेज क्या क्या हैं, कहने का मतलब इक्विटी शेयर से अरेंज करेंगे या लोन लेके अरेंज करेंगे, तो इंटरनल सोर्स लेंगे या एक्सटर्नल सोर्स लेंगे, और कितना उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जनरली ये बोल रहा है। फिर आपको बोला डिस्क्लोजेज द मूवमेंट ऑफ कैश। अब देखिए ये भी आपको पता है कि जब भी ये मूवमेंट ऑफ कैश का मतलब क्या है, कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ, तो यही बोल रहा है कि रिसोर्सेज कितना रेज किया गया, मतलब सोर्सेज कितने अरेंज किए गए और सोर्सेज कहाँ कहाँ अप्लाई हुए, वो सारा बता देगा। ठीक, तो एक तरीके से मान लो कि अगर आपने फॉरकास्ट किया है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बन के आ गया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने फॉरकास्ट लगाया था और जो एक्चुअल में कैश फ्लो निकल के आया, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो एक कंपैरिजन ऑफ द ओरिजिनल फॉरकास्ट विद एक्चुअल रिजल्ट में हाईलाइट ट्रेंड ऑफ मूवमेंट दैट माइट अदरवाइज रिमेन अनडिटेक्टेड, जो कि आपको पता ही नहीं चलते। तो जनरली इसलिए लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलावा कैश बजट भी बना लेते हैं। ठीक, जब वो कैश बजट बनाते हैं तो वो देख लेते हैं कि हमारा कितना रिसिप्ट होगा, कितना पेमेंट होगा। ठीक, अब देखिए कैश बजट और कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग है, यहाँ पे कोई डिफरेंस का पार्ट आ नहीं रहा। अगर कैश बजट का पार्ट अपना आगे आता है जो कि कॉस्ट से रिलेटेड होगा, तो तब मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, अभी कोई इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आपको बोला डिस्क्लोजेस सक्सेस और फेलियर ऑफ कैश प्लानिंग। देखिए जब भी आपको पता है कि आपको कंपैरिजन करना है किसके साथ, एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे था, और जो आपने सोचा था, तो आप क्या करते हो, जब भी शुरू में ईयर में मान के चलो कि मैं 1 अप्रैल 20 को खड़ा हूँ, तो मैं पहले से ही प्रोजेक्टेड बना लूँगा, जो कि मैंने पास्ट ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के हिसाब से प्रोजेक्टेड बना दिया, तो ये फोरकास्टेड है। फिर आपको पता है कि 31 मार्च 21 को एक्चुअल रिजल्ट आएगा, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल बनेगा। तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कमी रह गई थी, क्या रेमेडियल मेजर है जिनको मैं क्या कर सकता हूँ, यानी उसमें सुधार की क्या संभावना है, क्या इंप्रूवमेंट के मेजर है जो मैं अपना सकता हूँ। इसके अलावा बोल रहा है कि ये इंटर पीरियड एंड इंटर फर्म कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। इंटर पीरियड मतलब क्या हो गया, पिछले साल से इस साल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना था, पिछले साल का भी एक्चुअल और इस साल का भी एक्चुअल, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, या कितना मैंने ज़्यादा पेमेंट तो नहीं कर दिया या मैंने कम पेमेंट नहीं करा, वो सारा पार्ट इसमें दिख जाएगा, कैश रिसिप्ट का और कैश पेमेंट का। वैसे ही आप ये मान के चलिए इंटर फर्म, एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन है, वो भी पता चल जाएगा। और लास्ट में बोल दिया आपको एवेल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजन। वही अभी देखो आपको पता है कि मैनेजमेंट ऊपर क्या करता है, एफिशिएंसी देखता है कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक, तो मैनेजमेंट उस हिसाब से प्लान या कोऑर्डिनेट करता है। अब मैनेजमेंट में लास्ट में क्या करा, रिजल्ट देखा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ, एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या आया जो कि प्रोजेक्टेड के थ्रू था। अब उन्होंने क्या गलती करी, या हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट में जो भी वर्कर है, काम कर रहे हैं, या मैनेजर जो भी ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बना रहे हैं, वो एफिशिएंट है या नहीं है, इसके थ्रू आपको पता चल जाता है। तो ये बोल रहा है एवेल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है नहीं है, इसके थ्रू पता चल जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिपोर्ट द कंपनीज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड दस गिव द इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर अबाउट कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन फॉर एवेल्यूटिंग मैनेजर डिसीजन। इसको देखिए थोड़ा ढंग से नहीं बढ़ा, ये बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज रिपोर्ट्स द कंपनीज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बोल रहा है कि जो भी कैश फ्लो का स्टेटमेंट बना हुआ है वो क्या रिपोर्ट करता है, कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है और फाइनेंसिंग क्या है, जो कि एक मेन पार्ट होता है, आपको पता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। फाइनेंसिंग का मतलब बहुत ज़्यादा आपने लोन लिया भी हो सकता है। तो इक्विटी डेट का प्रपोर्शन आपका जनरली क्या है, फिर आपने उसका यूज़ कैसे करा, तो वो सोर्सेज और यूज़ की बात करेगा, पर जनरली ये कैश से रिलेटेड पार्ट बोलता है। और जब फंड फ्लो का देखते हैं तो वो जनरली वर्किंग कैपिटल, यानी वो एक तरीके से वाइडर कॉन्सेप्ट के सेंस में हो गया, और यहाँ पे सिर्फ कैश के पार्ट को कंसिडर किया गया है। तो जिससे एक तरीके से इन्वेस्टर और क्रेडिटर को आइडिया हो जाता है कि मैनेजर ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है या नहीं लिया। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं या नहीं सोचते, वो किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे भी देखते हैं। तो देखिए जब भी फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट आता है तो बहुत सारे एनालिसिस आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, रेशियो एनालिसिस करना, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट देख सकते हो। इसके थ्रू आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है, या उसकी हम बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है या एक तरीके से उसका डाउनफॉल हुआ है, वो सारा का सारा पार्ट आपको पता चल जाता है।
तो हर स्टेटमेंट ज़रूरी है, हम ये बोल सकते हैं, जो कि एक तरीके से जितने भी यूज़र्स या इन्वेस्टर बोल सकते हैं, बैंक है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हो गए जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, सोसाइटी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, सबकी एक तरीके से हेल्प करते हैं ये जितने भी स्टेटमेंट हैं। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट कवर हो गया होगा। अब जो मैं इसके एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे हिसाब से 22 से 23 हैं, क्योंकि 16 ही मुझे पास्ट ईयर के मिले जो मैंने रिसेंट के, यानी रिसेंट बोल सकता हूँ या पास्ट ईयर के मैं बोल सकता हूँ 16 से 18 अटैम्प्ट के मुझे मिले। तो मुझे मिला के कुल इसके 16 क्वेश्चन मिले, किसके, कैश फ्लो के और फंड फ्लो के। तो मैं उसके 16 एमसीक्यूज़ और बाकी 6-7 मैंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए, तो टोटल मिला के 22 या 23 एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसको कवर करना, फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।